हाय एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर अपनी केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट किया हुआ है और हमने यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना के बारे में या एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम ऑलरेडी 2 लेक्चर ले चुके हैं। तो जिसने वो क्लास नहीं ली, पहले जाकर उन दोनों वीडियोज़ को देखो, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना। देखो, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया कि जो भी अपना एटम है वो कैसा दिखाई देता है। आप लोगों को बताया कि जब भी हम यहाँ पर एटम की बात करेंगे तो एटम को समझाने के लिए आपके अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं और वो अलग अलग साइंटिस्ट आकर के अपना अलग अलग मॉडल देते हैं, जिस मॉडल को आप लोगों को समझना है। वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं वो है जॉन डाल्टन, और जॉन डाल्टन आकर के अपनी एटॉमिक थ्योरी देते हैं। तो अगर आपसे बोले सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, अगर आपसे बोले सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तब आप बोलोगे जॉन डाल्टन के द्वारा। उसके बाद में आपके जे थॉमसन आए, जो उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया और एटम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया, हालांकि ये गलत था। उसके बाद में अपने रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने आकर के एटम के बारे में काफ़ी डिटेल दी। उन्होंने बताया कि देखो भाई, ऐसा होता है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस और उसके आजू बाजू में आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। उन्होंने एटम के बारे में जितनी बातें बताई सारी सही बताई, बस वो एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो था उनके एटम की स्टेबिलिटी। उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि देखो, जो हमारे एटम है ना, सेंटर में तो होता है न्यूक्लियस, जैसे कि आपको यहाँ पर एक ये इमेज दिखाई दे रही होगी, ये तो होता है आपका न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके बाहर ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। इनसे पूछा गया, जब इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो आप हमें ये बता दो, जब ये घूमेंगे तो एनर्जी लॉस करेंगे, एनर्जी लॉस करेंगे तो ये न्यूक्लियस के पास भागते हुए आएंगे और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जाकर के एटम में गिर जाएंगे, और जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन एटम में जाकर गिर जाएंगे तो एटम खत्म हो जाएगा। तो फिर एटम स्टेबल कैसे हुआ, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर नहीं पाए। और फिर इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अगले साइंटिस्ट आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नील्स बोर। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपके यहाँ पर अगले साइंटिस्ट आते हैं, जिसे हम लोग नील्स बोर के नाम से जानते हैं। आप बोलोगे इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि देखो भाई, जो भी आपके रदरफोर्ड कह रहे हैं वो कुछ भी गलत नहीं कह रहे, सारी बातें एकदम सही कह रहे हैं। बस इन्होंने इतना कि एटम स्टेबल कैसे हुआ, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया। और अगर आपसे बोले कि एटम की स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि आपका कहना जो ये है ना कि सेंटर में ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इनका कहना ऐसा था कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में नहीं घूमते। इनका कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करते हैं वो अलग अलग ऑर्बिट में करते हैं। 2-4 इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेंगे, 2-4 इसके अगले वाली ऑर्बिट में घूमते हुए चलेंगे। उसके बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, वो अलग ऑर्बिट में घूमेंगे। तो कुल मिलाकर के इन्होंने आपके इलेक्ट्रॉन को बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो अलग अलग शेल में घूमते हैं ऐसे। और जितने हमारे 118 एलिमेंट हैं, ये 118 एलिमेंट हमारे सिर्फ 4 सेल में ही कवर हो जाते हैं। ये न्यूक्लियस, ये के शेल, एल शेल, एम शेल, और बाहर वाली शेल आपकी कौन सी आ जाती हैं, एन शेल। तो सीधी सी बात है कि जो आपके नील्स बोर है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एटम को स्टेबल करने के लिए बोला, जब आपके इलेक्ट्रॉन एक बाहर ऑर्बिट में घूम रहे होंगे तो ये है कि वो एनर्जी लॉस क्यों नहीं करेंगे, कैसे स्टेबल रहेंगे। बाहर घूमते घूमते सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने से वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। जब एक सर्कुलर फील्ड में कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कार्य तो हो ही नहीं रहा, और वर्क डन 0 है तो एनर्जी लॉस नहीं हो रही। तो मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स ऑर्बिट में ही घूमते रहेंगे। बस इतना है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन के पास में अलग अलग एनर्जी होती है, तो इसीलिए आपके इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी एनर्जी लेवल में घूमेंगे। जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस से बहुत दूर जाकर घूमेगा, जिसकी एनर्जी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन के पास रह के घूमेगा। तो जो आपके यहाँ पर के, एल, एम और एन शेल आई है, इसमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो होती है एन की, यानी कि सबसे कम के की होती है, उससे ज़्यादा होती है आपकी एल की, उससे ज़्यादा होती है एम की, और सबसे ज़्यादा होती है एन की। तो इन्होंने यही बताया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं, यानी कि अलग अलग कक्ष में घूमते हैं। और अलग अलग ऑर्बिट में घूमने की वजह से इनकी एनर्जी जो शेल है, एनर्जी जो लेवल है वो हो जाता है अलग अलग।
कम एनर्जी है तो न्यूक्लियस के पास रहो, ज़्यादा एनर्जी है तो न्यूक्लियस के दूर रहो। ठीक है, इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब इन्होंने और भी बहुत सारी बातें बोली। इन्होंने कहा कि देखो, इन्होंने ये भी बोला कि देखो जो आपके इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि ये बाहर घूमते हैं, मतलब शेल में घूमते हैं, पर शेल्स के अंदर भी ये बटे होते हैं सब शेल में, और सब शेल के अंदर होती है ऑर्बिट्स, उसमें बटे मिलेंगे। ऑर्बिट्स के अंदर तब मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो आप बोल रहे हो अलग अलग एनर्जी लेवल में घूमते हैं, तो एनर्जी लेवल में किस तरीके से घूमते हैं उसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखो, इनका कहना ये था, यहाँ पर है शेल, इस शेल के अंदर पाई जाती है कुछ सब शेल, सबसे बाहर शेल होती है, उसके अंदर सब शेल पाई जाती है। सब शेल के अंदर मिलती है ऑर्बिट, और ऑर्बिट में घूमते मिलेंगे इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट के अंदर आपको कौन मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब मेरी 2-3 बातें ध्यान रखना। एक ऑर्बिट के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। एक ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। शेल की बात करूँ तो शेल एक K होती है, L होती है, M होती है और N होती है। सब शेल की बात करूँ तो ये भी 4 होती है, P होती है, S होती है, D होती है और F होती है। अब ऑर्बिट की बात करूँ तो P के अंदर आपकी होती है एक ऑर्बिट, S आएगा पहले, सॉरी, जो आपका सबसे पहली वाली ऑर्बिट सब शेल होती है, इससे ये होती है S, फिर P, फिर D और फिर F। S सब शेल के अंदर एक ऑर्बिट होती है, P सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिट पाई जाती है, D सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिट पाई जाती है और F सब शेल के अंदर आपकी 7 ऑर्बिट पाई जाती है। अभी बताया एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो S वाली ऑर्बिट, S वाली सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, जो K शेल होती है, इस K शेल में आपको सिर्फ और सिर्फ K शेल के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ S सब शेल मिलेगी। L के अंदर आपको S भी मिलेगी, P भी मिलेगी। M के अंदर आपको S भी मिलेगी, P भी मिलेगी और D भी मिलेगी। और N के अंदर आपको S भी मिलेगी, P भी मिलेगी, D भी मिलेगी और F भी मिलेगी। तो अब इसी अकॉर्डिंग अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गिनना चाहूँ तो कितने कितने होंगे, एक बार मेरे साथ काउंट करके बताओ। S में कितने होते हैं? 2। तो K सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2 आ गए। L में कितने हैं? S और P, यानी कि 2 + 6, 2 आ गए S के और P के आ गए 6, तो टोटल कितने आ गए? 8। अगर इसकी बात करूँ तो 2 तो S के आ गए, P के आपके 6 आ गए, D के आपके 10 आ गए, तो 10 6 16 और 2 18। उसके बाद इसकी बात करें तो 2 आ गए S के, 6 आ गए P के, 10 आ गए D के और 14 आ गए आपके F के, और ये कितने हो जाएंगे आपके? 32। इसीलिए जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन को क्लासिफाई करते हो या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो, पहले 8 लिखते हो, फिर 8 फिल करते हो, फिर 18 फिल करते हो, फिर 32 फिल करते हो। ऐसे करते करते आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हुए चलते हो। तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का या किसी भी एटम का, कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कैसे कैसे भरेंगे, वो इसी कंसेप्ट के बेसिस पर होता है। बात को कान खोलकर सुन लो दोबारा से। जब भी यहाँ पर नील्स बोहर आए तो नील्स बोहर ने आकर के ये बताया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में नहीं घूमते, वो अपनी अपनी एनर्जी लेवल के अनुसार अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमते हैं। हमारे पास में जिन शेल्स में आपके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो 4 शेल होती है, K, L, M और N। उनके अंदर भी कुछ शेल्स बनी होती है जिनको सब शेल कहते हैं, जो कि 4 होती है, S, P, D और F। सब शेल के अंदर ऑर्बिट्स बनी होती है, S के अंदर 1 ऑर्बिट, P के अंदर 3 ऑर्बिट, D के अंदर 5 ऑर्बिट, F के अंदर 7 ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आपका S सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर मैं बात करूँ K शेल की, तो K शेल में सिर्फ S सब शेल होती है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। L में आपकी S और P दोनों सब शेल होती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। M के अंदर S, P, D तीनों शेल होती है, तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। और N के अंदर S, P, D और F चारों सब शेल होती है, तो 32 इलेक्ट्रॉन आ गए। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो आप सीधा एक फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, वो है 2 ×
n का स्क्वायर। अगर आपको k शेल में निकालना है यानी कि सबसे पहली शेल में निकालना है तो n बराबर 1 हो गया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 1 का स्क्वायर यानी कि 2 आ गया। ऐसे ही आपको l में निकालना है तो 2 पुट कर दो n की जगह, m को निकालना है तो 3 पुट कर दो, n को निकालना है तो 4 पुट कर दो और उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल कर ला सकते हो। समझ में आ गया। अब देखो इसमें आपको कुछ छोटे छोटे टर्म्स मिलेगी जहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पर क्या क्या समझना है, यहाँ पर देखो आप जो मैं आपको बता रही हूँ कि एटम के अंदर चीज़ें पाई जाती है कौन कौन सी होती है उसको समझाते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आपको प्रोटॉन के बारे में पढ़ना है, प्रोटॉन के साथ साथ आपको न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रॉन के साथ साथ एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं। इन सारे डेफिनेशन को हम लोग आज की क्लास में एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपको एक एटम का स्ट्रक्चर तुरंत याद आना चाहिए, सेंटर में न्यूक्लियस और यहाँ पर आपके अलग अलग एनर्जी लेवल के हिसाब से आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए नजर आएंगे। कुछ यहाँ पर घूमते मिलेंगे, कुछ यहाँ पर घूमते मिलेंगे, जिसकी जितनी एनर्जी लेवल, जिसकी जितनी औकात, वो वैसे ही आपको घूमते हुए नजर आएंगे। अगर आपसे बोले कि हम लोग इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो कि रिवॉल्व करता रहता है आपके न्यूक्लियस के बाहर एटम के अंदर, और इसका जो मास होता है ये लगभग नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर बात करें कि कितना मास होता है तो 1/1837 टाइम्स होता है आपके हाइड्रोजन एटम के। जैसे कि आपको पता होगा हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा माना जाता है, उससे भी 1/1837 छोटा होता है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये है आपका प्रोटॉन की बात। प्रोटॉन की बात करें तो ये आपके इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है, एक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ये आपके इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही आपको प्रोटॉन दिखाई देंगे। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन भी आपको न्यूक्लियस के अंदर ही देखने को मिलेगा प्रोटॉन के साथ में, और इसका जो मास होता है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पर देखो। आपको मैंने एक टेबल बनाने की कोशिश करी है जहाँ पर आप इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जितनी भी बातें लिखी है सारी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरर की, यानी कि आपकी इनकी खोज किसके द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की किसने करी, न्यूट्रॉन की किसने करी। इसको आप एक ट्रिक से याद रखोगे, ईंट पर नाच। आपके सामने मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई और इसमें लिख दिया ETPRNC, ईंट पर नाच। और E है इलेक्ट्रॉन, T है थॉमसन, P है प्रोटॉन, R है रदरफोर्ड, N है न्यूट्रॉन, C है चैडविक। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के डिस्कवरर की बात करोगे, खोजकर्ता की बात करोगे, तो एक लाइन याद रखो, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इस पर जो चार्ज होता है, इस पर जो आवेश पाया जाता है, ये पाया जाता है लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन की बात करें तो सेम चार्ज होता है, बस पॉजिटिव होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। आगे मैं मास की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन की बात करें तो होता है लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन की बात करूं तो ये होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, कौन से का कितना मास होता है, किसका कितना यहाँ पर चार्ज होता है, ये सारी बातें अगर आप याद रख लोगे उसके बाद ही आगे बढ़ने में भलाई है। अब देखो थोड़ी सी बातें और डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपके सामने इस तरीके से कुछ एटम बनाती हूँ तो यहाँ पर दो बातें आती है आपसे। एक पूछता है एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं, एक आपसे पूछा जाएगा एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं। आप बोलोगे एटॉमिक पार्टिकल यानी कि ऐसे पार्टिकल की बात कर रहे हो जो एटम में पाए जाते हैं, और एटम के अंदर आपको दो चीज़ देखने को मिलेगी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और एक आपके बाहर रिवॉल्व करते हुए वो है इलेक्ट्रॉन।
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों ही एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियर पार्टिकल, अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियर पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, यानी कि ऐसे पार्टिकल जो आपके न्यूक्लियस में रहते हैं, ये होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आपसे न्यूक्लियर पार्टिकल पूछेगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगाओगे, अगर आपसे एटॉमिक पार्टिकल पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों लगाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो आपको तीन चीज़ें और समझनी हैं। एक होता है एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, एक होता है मास नंबर किसे कहते हैं, दोनों समझो। एटॉमिक नंबर की जब बात करेंगे तो आप इसको समझा सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम। आपके एटम में कितने प्रोटॉन हैं, आपके परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं, उसी को हम लोग परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे कि सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 11 प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, और अगर मैं साथ ही साथ मास नंबर समझाना चाहूँ तो मास नंबर जो होता है वो आपका किस किस का सम होता है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। जो भी आपके एटम में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उन दोनों को जोड़ दो तो आपका मास नंबर निकल कर आएगा। और मास नंबर को आप लोग ए से डिनोट करते हो। जैसे कि अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन का मास नंबर 14 होता है। और अगर मैं बात करती हूं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, तो इसके अंदर आपका ई जो इलेक्ट्रॉन है वो है आपके 6। और अगर मैं बात करती हूँ इसके अंदर आपके प्रोटॉन कितने हैं, वो है आपके 8। तो तब जाकर के आपका जो कार्बन है इसके कितने आ जाता है एटॉमिक मास, 14। अब देखो एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ आगे की तरफ। आइसोटोप्स आइसोबार बाद में जाएंगे। यहाँ पर देखो कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं। मैं अगर आप लोगों से बोलूँ जेड जो होता है आपका, जेड जो होता है ये है एटॉमिक नंबर और इसको कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। ए जो होता है ये है मास नंबर और इसे कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, अगर मैं आप लोगों से बोलती हूँ आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो, ए माइनस जेड कर दिया तो कितना आएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटा दो। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे, मास नंबर से एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल कर आ जाएंगे। और जब हम किसी एटम को डिनोट करते हैं तो नीचे हम लोग उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर हम लोग जाकर के यहाँ पर उसका मास नंबर लिखते हैं। यानी कि अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसा लिखूँ कि देखो ये आपका C है, ये 6, ये 12, तो इससे मतलब निकल कर ये आता है कि जो आपका एटॉमिक नंबर है वो 6 है, मास नंबर है वो 12 है। तो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें, 6 हैं। उसके बाद में आप बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, भाई जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। और अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, आप बोलोगे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि 12 मास नंबर है, 6 एटॉमिक नंबर है, तो न्यूट्रॉन भी कितने आ गए, 6 आ गए। एक और एग्जांपल देके समझाते हैं। मान के चलो ये आपका कोई एटम है जिसके अंदर 8 आपके एटॉमिक नंबर है और 15 आपका मास नंबर है। आप मेरे को बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे, बताओ फटाफट सोच के। आप बोलोगे देखो नीचे लिखा है ये है एटॉमिक नंबर, यानी कि जितने नीचे लिखे हैं यही है प्रोटॉन, 8 लिख दो। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 लिख दो। और न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसमें से ये घटा दो, जो आंसर आएगा वो न्यूट्रॉन निकल के आ जाएंगे 15 माइनस 8 यानी कि 7। तो आपके सामने जब भी आपसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछने की कोशिश करेगा, आपको बस उसकी 2 बातें पता होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर कितना है, मास नंबर कितना है। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना मास नंबर से एटॉमिक नंबर को घटा दो, जो बचा हुआ होगा वही आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। 3 डेफिनेशन और आती है आपकी, एक है आइसोबार, एक है आइसोटोप और एक होता है आइसोटोन। सबसे पहले आइसोटोप समझते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आप बोलोगे आइसोटोप्स जो होते हैं ये एटम ऐसे होते हैं जिसमें सेम एलिमेंट होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। आइसोटोप्स का मतलब है जो आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर यानी कि Z, एटॉमिक नंबर तो यहाँ पर सेम हो और जो मास नंबर है
वो आपका डिफरेंट होते हैं, उसी को हम लोग आइसोटोप्स कह देते हैं। जैसे कि आपके हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक तो हाइड्रोजन 1 होता है, एक हाइड्रोजन 1 होता है और एक हाइड्रोजन 3 होता है। आप देखोगे तीनों के तीनों में आपका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और मास नंबर तीनों का ही डिफरेंट है, इसका 1, इसका 2, इसका 3। तो ये तीनों के तीनों ही क्या हुए, आइसोटोप्स हुए। किसके आइसोटोप्स हुए, हाइड्रोजन के आइसोटोप हुए। और 1H1 को प्रोटियम कहा जाता है, 1H2 को ड्यूटेरियम कहा जाता है, 1H3 को ट्राइटियम कहा जाता है। और ये तीनों के तीनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहलाते हैं। और ये बात ध्यान रखना, आइसोटोप्स जो होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती है सबकी, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी अलग होती है। आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर यानी कि जो इनकी परमाणु संख्या है वो समान होती है, और इनका मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है, जिनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो बराबर होते हैं, सेम होते हैं सबके, और इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक, इसी के जैसे आपके दूसरे आते हैं जिसको हम लोग आइसोबार के नाम से जानते हैं। आइसोबार्स की अगर मैं बात करूंगी तो ये उसका उल्टा है, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे, Z लिखते हैं एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर सेम होगा, और इसका जो मास नंबर है, सॉरी एक सेकंड होल्ड करना, अगर आपसे पूछे आइसोटोप्स क्या थे तब तो आप बताओगे एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट। और अगर मैं आपसे पूछा जाए कि आइसोबार्स क्या होते हैं तब आप बताओगे जिनका मास नंबर तो होता है सेम और जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है ये होता है डिफरेंट। यानी कि अलग अलग एटॉमिक नंबर के मास नंबर जिसके सेम आ जाए उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आप बोलोगे आइसोबार्स के नाम से। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास सेम हो आर कॉल्ड आइसोबार्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग होती है। ठीक है, अभी हम पढ़कर आए थे वो क्या था, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी। और आइसोबार्स में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी सेम होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो सल्फर को और क्लोरीन को। सल्फर की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर 14 होता है, मास नंबर 40, और क्लोरीन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 17 होता है और मास नंबर 40। तो मास नंबर दोनों का सेम है, इसीलिए इनको हम लोग आइसोबार्स के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक और आते हैं जिसको हम लोग आइसोटोन के नाम से जानते हैं। आइसोटोन्स वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके सेम होते हैं, मास नंबर इनका अलग अलग होता है। जैसे कि आप एग्जांपल देकर समझ लो, एक सोडियम है एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। एक मैग्नीशियम है एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24। आप देखोगे ना तो इनके एटॉमिक नंबर सेम है ना इनके मास नंबर सेम है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, क्या बताया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 23 माइनस आप 11 करोगे तो ये 12 आ जाएगा, और दूसरे वाले के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो 24 माइनस 12 करोगे तो 12 आ जाएगा। जब आपके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं ये सेम होते हैं तब हम इनको आइसोटोन के नाम से जानते हैं। तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन सबकी याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो डेफिनेशन से ही बनते हैं। आपको पूरा पूरा लिख कर देंगे ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं जिसके एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, आप बताओगे उन्हें कहते हैं आइसोटोप्स। ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं बट मास नंबर सेम होते हैं, आप बताओगे आइसोबार्स। और अगर बोले ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, तब आप बताओगे आइसोटोन्स। ये सारी बातें ध्यान रखोगे तब जाकर के आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप डेफिनेटली उसको कर लोगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर था अपना, जो लास्ट में 2 क्लास हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, आप उनको गो थ्रू करो, उसके बाद इस चैप्टर को देखो और ये चैप्टर आपका इसी वीडियो के साथ में कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्लास के अंदर हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो होगा पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनफैक्ट वहाँ से आपके मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स आएंगे और उन्हीं से आपकी डेली लाइफ केमिस्ट्री बनकर आएगी, जहाँ से आपका 80% पोर्शन कवर अप होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फटाफट से क्विक रिवीजन कराती हूँ आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने यहाँ पर कई सारी चीज़ें सीखी और उन कई सारी चीज़ों में हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी।
सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो आपके एटम में बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं। और हाँ, ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं ये अपनी एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं और उसी ऑर्बिट को हम लोग शेल कहते हैं। समझाया आपको? उस शेल के अंदर आपको सब शेल मिलेगी और उस सब शेल के अंदर आपको ऑर्बिट मिलेगी, उस ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। शेल होती है K, L, M और N, सब शेल होती है S, P, D और F, ऑर्बिट्स होती है S सब शेल में 1, P सब शेल में 3, D सब शेल में 5 और F सब शेल में 7। एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो आप इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। S में आ गए 2, P में आ गए 6, D में आ गए 10 और F में आ गए 14। अब K शेल की बात करें तो इसमें सिर्फ S सब शेल होती है, L में S P दोनों होती हैं, M में S P D तीनों होती हैं और N में S P D और F चारों होती है। इसी बेसिस पर हमने निकाला कि K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, M के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन और N के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हो, आप सीधा एक फॉर्मूला पुट करो 2 × n का स्क्वायर और आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस सेल के अंदर निकल करके आ जाएंगे। अब आगे बढ़ो। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आपको मैंने बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कि देखो जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं ये चार्ज नहीं होता, इन पर न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी। अगर हम बात करते हैं किस पे कितना चार्ज होता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पर पाया जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन की बात करें तो 1.6 × 19 कूलम और न्यूट्रॉन की बात करें तो चार्ज 0 होता है। मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg, प्रोटॉन का होता है 1.67 × 10⁻27 kg, न्यूट्रॉन का होता है 1.674 × 10⁻27 kg। उसके बाद मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, जितने उसमें प्रोटॉन हैं। मास नंबर क्या होता है, जितने उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है दोनों मिला लो, एक सेकेंड, जितने उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं दोनों मिला लोगे तो मास नंबर बन जाएगा। उसके बाद में आपका आता है जो आपके आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर अलग हो, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट मास नंबर सेम हो, उनको आइसोबार कहते हैं। और जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो उसे हम लोग आइसोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होगी। आपको वीडियो समझ में आती है तो आप बता दो, कोई दिक्कत है तो आप वो भी बता दो, कोई भी आपका डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में पीरियोडिक टेबल के साथ में। थैंक यू सो मच।